जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सारे लोग जो हैं वो ठीक होंगे। लेक्चर्स जो है वो मैं लाइव आ चुका हूँ, तो आप लोग काइंडली मुझे ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। 23 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। हमने सी टी एस पे अपलोड कर दिए हैं जो आपके यूट्यूब चैनल जो है नुशाही का, उसके जो लिंक्स हैं लेक्चर के, वो पर लेक्चर के साथ हर डेट के साथ अपलोड कर दिए हैं। अगर उसमें वैसे तो कोई मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं होगी। अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो उन्हीं लेक्चर की सीरीज़ के अंदर ही आपको तमाम लेक्चर मिल जाएंगे। वो मैंने ऐड किया है जितने तक मुझे सुन के लेक्चर जो मुझे समझ आई है मैं ऐड करता गया हूँ साथ साथ। ठीक है जी, ताकि रिकॉर्ड में रहे और आप लोगों के लिए भी आसानी हो। एक हर चीज़ अब एक तरफ आ गई है। आप सी टी एस पे जाएंगे, आप वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे और उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको साथ साथ, दोनों चीज़ें। तो आप वहाँ से जाके ये चीज़ें भी ले सकते हैं। प्लस ग्रुप अवेलेबल है, ग्रुप में भी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अच्छा जी, आज हम लोगों ने कल कल हम नहीं लेक्चर ले सके, तो आज कोशिश करूँगा मैं कि थोड़ा सा लेक्चर को लेंथी करके कल की कंपनसेशन भी आज करता हूँ। सो हमने जो थर्ड पार्ट था हमारे चैप्टर का, प्रेपरेशन ऑफ पैरेंटल्स, वो हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज उसी सिलसिले का नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास और नोट्स आप सबके पास पहुंच गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीनरी फॉर कंटेनर्स। कंटेनर्स यहाँ पे हमारे पास जितना भी पैकिंग मटेरियल आएगा, जिसमें एम्प्यूल आएंगे, जिसके अंदर वायल्स आएंगी, इसमें इन्फ्यूजन भी इवन आएगी जो हमारी बड़ी बॉटल होती है 100 ml की। तो ये सारे कंटेनर्स के उसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो मशीन्स होती है, मशीन के अंदर एक तो लोडिंग मशीन होती है जो कि इन कंटेनर्स को लोड करती है, नंबर वन। दूसरा उसमें वॉशर होता है जो इनको फिर वॉश करता है। और यही दोनों चीज़ें जो हैं ये कॉन्टीन्यूस ऑटोमेटेड लाइंस की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। सम टाइम ये मैनुअल लोडिंग करते हैं, मैनुअली वॉश करते हैं, और कुछ केसेस में सेमी ऑटोमेटिक होती है कि जो लोडिंग है हमारे पास वो तो मैनुअल होती है, लेकिन जो वॉशिंग है वो जो है लोड करने के बाद वो खुद ही वॉश होता है। ठीक है, तो मैनुअल के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जेट ट्यूब्स जो हैं वो लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि ये आपकी एक जेट ट्यूब है, तो इस तरह की बहुत सारी जेट ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक है, और उन जेट ट्यूब्स के ऊपर मैनुअली बाय हैंड हम उल्टा करके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता सकूं तो से ये है समझाने के लिए, पास ही चीज़ें अवेलेबल हैं इस वक्त। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका कंटेनर है और ये वो नीडल है जिसके अंदर से वॉशिंग मटेरियल निकलना है, पानी निकलना है। तो उल्टा करके कंटेनर इसके ऊपर यूँ प्लेस कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं मैनुअल लोडिंग। जब ये लोडिंग हम लोग करते हैं, अगर ये बाय हैंड करें तो मैनुअल लोडिंग कहलाएगी। अगर यही कोई ऑटोमेशन के थ्रू हो तो उस केस में फिर लोडिंग जो है वो ऑटोमेटिक कहलाएगी। ऑपरेटर जो है बाय हैंड इन जो जेट ट्यूब्स के ऊपर अपना कंटेनर जो है उसको लोड करता है। वॉशर जो है उसके पास कैपेसिटी होती है हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर को इकट्ठे या पर आवर वॉश करने की। और जेट ट्यूब्स के अंदर से बहुत तेज़ सप्लाई ऑफ जो भी जिस चीज़ से आप वॉश कर रहे हैं, वाटर WFI जो उसमें से निकलता है वो बहुत तेज़ से वहाँ से उसमें से निकलता है। और वॉशिंग के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली फिर जो कंटेनर्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, आगे गिर जाते हैं, और नए कंटेनर्स मैनुअली या ऑटोमेटिकली हम लोग उसके ऊपर फीड कर देते हैं। तो ये तो आपके पास ही जो मशीन इसके अंदर यूज़ होती है। जहाँ तक बात है कॉन्टीन्यूस ऑटोमेटेड लाइंस की, तो इसके अंदर वाइल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रोटरी रिंसर होता है। जैसे रोटरी आपकी पंचिंग मशीन होती है, जैसे रोटरी रिंसर होता है। एक तरफ से वाइल्स उस पर लगती जाती हैं और वॉश होती जाती हैं, और दूसरी तरफ से फिर वाइल्स जो हैं वो निकलती जाती हैं। वो घूमता है, एक तरफ से वाइल्स आ रही हैं, एक तरफ से वाइल्स आ रही हैं, आगे वो घूम रहा है।
जो घूमता हुआ उसके ऊपर वो लोड होती जाएंगी, और जहाँ पे साइकिल पूरा होगा यही वाइल्स फिर उतर के आगे चली जाएंगी। तो एक तरह से वाइल्स आती हैं, वॉश होती हैं और फिर आगे चली जाती हैं। तो इस तरीके से ये सर्कल जो है वो हमारा चलता रहता है। ये कॉन्टीन्यूस ऑटोमेटेड लाइंस जो हैं ये आपको मिलती हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर मुझे मिल जाए इसकी वॉशिंग ऑफ कंटेनर्स की, तो वो भी मैं साथ में अपलोड कर दूँ CTS के ऊपर, लिंक उसका दे दूँ, तो वो आप वहाँ से जाके इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हैंडलिंग आफ्टर क्लीनिंग। जब आपने अपना कंटेनर जो है उसको साफ़ कर लिया है, तो अब उसकी हैंडलिंग में आगे क्या होगा। आपने उसको ऐसे हैंडल करना है कि फ़र्दर कंटामिनेशन उसके अंदर ना हो, ठीक है। वेट जो होता है उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ़ौरी तौर पे उसको ड्राई किया जाता है। तो जैसे ही आप वॉशिंग करेंगे तो उसको ड्राई कंटेनर को हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए लैमिनार फ्लो हुड के अंदर उसको रखते हैं, या SS बॉक्स के अंदर रख के उसको स्टेरिलाइजेशन टनल की मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, स्टेरिलाइजिंग टनल जो हमारे पास होती है, या ऑटोक्लेव जिसे हम कहते हैं। ये 2 डोर ऑटोक्लेव को स्टेरिलाइजेशन टनल भी कहते हैं, बिकॉज ये जस्ट लाइक ये जो आपका है इसी तरीके की एक टनल होती है इस तरीके की। एक दरवाज़ा ये वाला है और दूसरा दरवाज़ा इसका ये है, और से ये सेंटर में ये जो मेरा हाथ है ये दीवार है। तो एक तरफ एक रूम है जो कि वॉशिंग जहाँ पे हो रही है, जो स्टीराइल नहीं है, और इस मेरे हाथ से इस तरफ स्टीराइल रूम है। तो आप क्या करेंगे कि एक डोर ये वाली साइड इसकी क्लोज रहेगी, एक डोर को ओपन करेंगे, और जो वॉश कंटेनर्स हैं आपके, एम्प्यूल्स हैं, वायल है, वो इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। इसको बंद कर देंगे। अब जो रिस्पेक्टिव टाइम स्पैन है जिसके अंदर ये ऑटोक्लेव वर्किंग करेगा उसको स्टीराइल करेगा। अच्छा, अब ये दीवार के इस तरफ स्टीराइल रूम है, तो दूसरी तरफ फिर ये डोर ओपन करेंगे और यहाँ से वो कंटेनर्स को आप निकाल के स्टीराइल एरिया के अंदर ले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग वॉशिंग के बाद उसको स्टीराइल करते हैं और कंटेमिनेशन की ग्रोथ से हम उसको बचाते हैं, ठीक है जी। ये है हैंडलिंग आफ्टर क्लीनिंग। ये था आपका कंटेनर। जहाँ तक बात है क्लोजर्स की, तो क्लोजर्स आमतौर पे आपको पता है एम्प्यूल के अंदर तो क्लोजर होते नहीं है, वो तो वही सील होता है। जहाँ तक वाइल्स की बात है, तो वाइल्स पे क्लोजर हम लोगों ने पढ़े हैं कि वो क्लोजर्स जो हैं हमारे पास वो रबर के बने हुए होते हैं। तो इन दैट केस उनके लिए हमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ता है। उसमें रफ़ इलास्टिक एंड कॉन्वोलेटेड सर्फेसेज ऑफ रबर क्लोजर रेंडर्स मोर डिफ़िकल्टी टू क्लीन। रफ़ सरफेस होती है रबर क्लोजर की, इतना स्मूथ नहीं होता, जस्ट लाइक ग्लास। कॉन्वोलेशंस होती हैं, इलास्टिसिटी होती है, तो ये कोई ईजी नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हमें और इसके अलावा जब रबर बनता है ना, तो इसको क्योंकि डाई के अंदर बनाते हैं, तो डाई को लुब्रिकेट किया जाता है ताकि रबर की बनने के बाद वो आराम से वहाँ से निकल सके। तो वो लुब्रिकेशन भी सरफेस के ऊपर लगी होती है। तो इसके अलावा बहुत सारे और इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशंस होती हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि हॉट वाटर ले लेते हैं, सॉफ्टनर या डिटर्जेंट ले लेते हैं, और क्लोजर्स को रिंस करते हैं हॉट वाटर, डिटर्जेंट और सॉफ्टवेयर्स के अंदर, लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। सेवरल टाइम्स इसको वॉश करने के बाद फिर एंड पे जब ये वॉशिंग हो जाती है तो फिर रिंसिंग करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन से, ठीक है। और वाटर इंजेक्शन से रिंसिंग करने के बाद तो फिर इन कंटेनर्स को अगेन हमें इसको भी प्रोटेक्ट, क्योंकि वॉशिंग हो गई है, अब इसको भी स्टीराइल करना है, इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ऑटोक्लेविंग इसकी भी की जाती है, स्टीम ऑटोक्लेविंग, ठीक है। वेट हीट जो ऑटोक्लेविंग होती है वो इसकी की जाती है। और इसी वे में, जिस वे में आपने पहले अपने कंटेनर्स को अंदर पहुंचाया था, उसी वे में इनको भी थ्रू ऑटोक्लेविंग अंदर पहुंचाया जाता है स्टीराइल एरिया के अंदर, ठीक है जी। पायरोजन को रिमूव किया जाता है। एनी हाइड्रेशन ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन शुड बी रिमूव्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये ड्राई नहीं करते, ड्राई से करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हम वेट स्टीम से करते हैं। जब वेट स्टीम से करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर आता है, तो वो मॉइस्चर जो है उसको भी रिमूव करना होता है। जब आप इसको ले जाते हैं तो कुछ देर के लिए इसको आप स्टीराइल एरिया के अंदर वैसे ही छोड़ देते हैं कि मॉइस्चर इसका एवेपोरेट हो जाए, ठीक है। तो मॉइस्चर एवेपोरेट किया जाता है। अगर एवेपोरेट नहीं करेंगे तो वो भी कंटामिनेशन के चांसेस बाद में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर वैक्यूम ड्राइंग कुड बी यूज़ ड्राई करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप इसको ओपन रख देते हैं, फिर वैक्यूम ड्राइंग का प्रोसीजर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको हम लोग जो हैं ड्राई करके फिर यूज़ किया जा सके, ठीक है। इक्विपमेंट फॉर दी वॉशिंग ऑफ क्लोजर्स में जनरली एजिटेटर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल बास्केट टाइप ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। आप जैसे वॉशिंग मशीन होती हैं ना, इस तरह की मशीन्स होती हैं, इनमें क्लोजर डाल देते हैं, जस्ट लाइक कपड़ों की तरह क्लोजर्स को डाल देते हैं, और उसके बाद उन क्लोजर्स को फिर आप जो है उसके अंदर उसकी रिंसिंग करते हैं, अच्छी तरीके से डिटर्जेंट ऐड करते हैं, उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली वॉश करते हैं, जस्ट लाइक क्लोथ जैसे आप वॉश करते हैं। और मॉडर्न जो हमारे पास क्लोजर प्रोसेसर्स हैं
वो उसके अंदर सिलिकॉनाइजर्स होते हैं, स्टेरलाइजर्स होते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमेना होता है। मींस वो जो मॉडर्न क्लोजर्स आ गए हैं वो पहले तो उसके ऊपर जो एक्सेसिव सिलिकॉन है उसको रिमूव करता है, विद वॉशिंग करता है उसकी, उसके बाद उसको स्टेरलाइज भी करता है वो जो वॉशर होता है, और थर्डली वो स्टेरलाइज करने के बाद उसको फिर ट्रांसपोर्ट भी करता है टू द प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो कि स्टीराइल एरिया की फैसिलिटी है वहाँ तक। ठीक है जी। सो ये जो है इक्विपमेंट फॉर क्लोजर वॉशिंग थी। फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं इसके अलावा कि जितने भी इक्विपमेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं इनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। ऑल इक्विपमेंट शुड बी डिसेंबल्ड एज मच एज पॉसिबल टू प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग स्टीराइल एरिया के अंदर काम करने लगे हैं, तो वहाँ पे हमें पता है कि हम वॉल्स की, फ्लोर्स की और रूफ़ की तो मॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन एज़ पर एज द इक्विपमेंट्स आर कंसर्न, तो इक्विपमेंट तो एक ऐसी है जो कि नंबर ऑफ़ पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो जनरली जो इक्विपमेंट्स होते हैं स्टीराइल एरिया के अंदर वैसे होते हैं जिसको आप ईजीली ओपन कर सकें। वो पार्ट जो कि इन कांटेक्ट आता है विद द प्रोडक्ट, उसको ईजीली आप डिसेंबल कर लेते हैं। डिसेंबल करने के बाद बैच टू बैच आप उसकी वॉशिंग करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं और वापस आके उसको जोड़ते हैं। ठीक है। और जो एरिया जिसके अलावा सामने है लेकिन डिसेंबल नहीं होते, उनकी बैच टू बैच मॉपिंग की जाती है। ठीक है। तो ये तमाम इक्विपमेंट्स के लिए ये ज़रूरी है ताकि वो भी स्टीराइल, उनके सरफेस भी स्टीराइल रहे। सरफेसेस शुड बी स्क्रब्ड थ्रू विद स्टिफ ब्रशेज यूजिंग एन इफेक्टिव डिटर्जेंट। स्क्रबिंग की जाती है ब्रशेस के साथ, स्टिफ ब्रशेस लेके उनकी स्क्रबिंग की जाती है और डिटर्जेंट के साथ उसको साफ़ किया जाता है। और स्क्रूज़ और जो थ्रेड वगैरह हैं उनके लिए तो बहुत, जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे ये स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ वो एरिया होता है कंटेमिनेशन का जहाँ पे कॉलोनीज़ ग्रो कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको भी हमें वहाँ से रिमूव करना होता है। इसके अलावा एक्सोबिंग इक्विपमेंट और स्टीम, इसके अलावा जो पार्ट अलहदा हो जाते हैं, डिसलॉज हो जाते हैं, उनको फिर स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए आप ले जाते हो ऑटोक्लेव के अंदर, वहाँ पे उनको ऑटोक्लेव करते हो। ठीक है। इसके अलावा जो एड इन डिसलॉजिंग रेजिड्यू वॉल्स ऑफ द स्टेशनरी टैंक्स और स्पीगोर्स, पाइप्स वगैरह, जो पाइप्स हैं, जो टूटियाँ हैं, स्पाइगोर्स कहते हैं, जितनी ये आपकी टैब्स होती हैं। ठीक है। तो जो टैब्स हैं, जितनी भी टूटियाँ हैं, जो स्टेशनरी टैंक्स हैं, क्योंकि ये डिसम्बल नहीं हो सकते, तो इनको अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है, इसको गर्म पानी के साथ, उसके बाद इसको स्टीराइल किया जाता है। ठीक है। और एंड पे फिर इसको WFI से रिंस भी किया जाता है। ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं CIP, इसको क्लीन इन प्लेस कहते हैं। ठीक है। तो ये GMP की रिक्वायरमेंट है, CIP और SIP। CIP क्लीनिंग प्लेस है और SIP जो होता है वो स्टीलाइजेशन इन प्लेस है। ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे आप अपने स्टीलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते, अपनी स्टीराइल प्रेपरेशन को यूज़ नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। ठीक है। तो जो CIP है बेसिकली ये कंप्यूटेड एडेड सिस्टम है, और ये कंप्यूटर बेस्ड एडेड सिस्टम जो है बेसिकली ये कंट्रोल करता है इनहेरेंट वेरिएशन को। तो बेसिकली आप क्या करते हो कि जब आपने सारा एरिया स्टीराइल कर दिया तो रीडिंग इस कंप्यूटर एडेड सिस्टम के अंदर फीड करते हो। वो रीडिंग्स जो इस कंप्यूटर एडेड सिस्टम के अंदर फीड होती हैं टाइम टू टाइम, ये आपको बताता रहता है, बिकॉज रीडिंग हम दरमियान में भी लेते रहते हैं। मैं आपको बताया था कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हम जगह जगह पे पैकेट डिशेस को प्लेस करते हैं और बार बार सैंपल विड्रॉ करते हैं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी सैंपल विड्रॉ करते हैं। तो वो जो डाटा मैं तब बताया था कि कंप्यूटर में हम लोग फीड करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट में फीड करते हैं वो बेसिकली CIP सॉफ्टवेयर होता है, और उसके अंदर डाटा हम लोग जब फीड करते हैं तो वो फिर हमें वो नोट करता रहता है और हमें बताता है कोई वेरिएशंस तो नहीं आ रही, कोई इनहेरेंट वेरिएशंस तो नहीं आ रही। ठीक है। तो इससे बैक जब भी कोई इंस्पेक्शन होती है ना, तो वो इन प्रोटोकॉल से बैक ट्रेस करते हैं कि जी जब भी इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी क्या तब थ्रू प्रॉपर GMP फॉलो हो रही थी या नहीं हो रही थी। ठीक है। तो ये चीज़ें जो CIP है वो ये बेसिकली क्लीन इन प्लेस कहलाती है। क्लीनिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय हाई प्रेशर स्क्रबिंग एक्शन, स्प्रे बॉल्स और नोजल डिलीवर हॉट डिटर्जेंट सोल्यूशन फॉर कैप्टिव टैंक्स सिस्टम्स फॉलोड बाय रिंसिंग ऑफ द WFI। तो जेट्स लेके हाई प्रेशर से जो डिटर्जेंट सोल्यूशन होता है उसको आप कंटेनर के अंदर मारते हो। बड़े बड़े टैंक्स हैं जहाँ पे आपने कंपाउंडिंग की है, कंपाउंडिंग करने के बाद आपका बैच था सिर्फ 50 लीटर का, तो 50 लीटर आपने किसी कंटेनर में डाला हुआ है, तो उस कंटेनर को फिर एम्प्टी करने के बाद जब बैच ख़त्म हो जाता है उसको एम्प्टी करने के बाद उसको वॉश किया जाता है डिटर्जेंट के साथ। ठीक है। रिंस किया जाता है फिर WFI के साथ, और फिर इसकी मॉपिंग करके स्टीराइज किया जाता है उसको। ठीक है जी।
इसके अलावा जो मैंने अभी आपसे बात की थी, द सिस्टम ऑफन एक्सटेंड टू SSIP, पहले CIP, पहले क्लीनिंग करेंगे आप, उसका सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे और कंप्यूटर एडेड प्रोटोकॉल्स होंगे। फिर SIP होगा, जिनको क्लीन कर लिया अब उनको स्टेरलाइज भी करना है, तो इस प्रोसेस को SIP कहते हैं। तो ये कंप्यूटर एडेड स्टेरलाइजेशन होती है, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं ताकि हम सेंसिटाइजिंग या स्टेरलाइजिंग ऑफ दी वॉल्स और कंटेनर्स और बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनको करने के लिए फिर हम SIP का यूज़ करते हैं। और SIP इटसेल्फ जो है वो आपका क्लीन स्टेरिलाइजेशन इन प्लेस का फिनोमेना है, और ये CGMP की कंप्लाइंस के अंदर ये ज़रूरी होता है। तो अभी तक ये हुआ कि हमने अपना एरिया क्लीन कर लिया। एरिया क्लीन करने के बाद अब प्रिपरेशन के अंदर जो पहला एस्पेक्ट था कि हमारा एरिया साफ़ होना चाहिए, हमारे इक्विपमेंट साफ़ होने चाहिए, हमारे कंटेनर स्टेरलाइज होने चाहिए, हमारे जो कंटेनर के लिड्स हैं, जो ऊपर उनकी कैप्स हैं, वो स्टेरलाइज होने चाहिए। अब ये सारा कुछ स्टेरलाइज हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ दी प्रोडक्ट प्रेपरेशन की तरफ। प्रोडक्ट प्रेपरेशन में सबसे पहले तो मास्टर फार्मूला डेवलप किया जाता है, जिसको हम BMR कहते हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। BMR बनाया जाता है, उसको फाइल में लगाया जाता है, और ईच बैच फार्मूला शीट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मास्टर एंड कंफर्म। अब जो BMR होता है ना बेटा, वो एक कंबाइंड चीज़ होती है, उसके अंदर मल्टीपल, अभी जब वापस इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो BMR मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसका जो पहला पेपर होता है वो वही होता है जो आपकी फार्मूलेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स होती हैं, जब आपकी फार्मूलेशन होती है, जब आप लैब परफॉर्म करते हैं तो एक फार्मूलेशन आपको मिलती है, वही फार्मूलेशन वहाँ पे दी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बैच टू बैच ये फार्मूलेशन की क्वांटिटीज़ वेरी करती हैं। अगर बैच 50 लीटर आप बना रहे हैं तो आप 50 लीटर के हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करोगे। अगर आप बैच 100 लीटर बना रहे हो तो आप 100 लीटर के हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करोगे, जैसे कि आप लोग क्वांटिटी एडजस्ट करते हो अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर, ठीक है जी। तो यही चीज़ जो है ये हम लोग पहले BMR के अंदर पहला पेज ये होता है कि मास्टर फार्मूला को, बेटा पीछे हो जाओ, इसको पकड़ो, ये बिजली है यहाँ पे। तो यही सारा जो काम है ये करते हैं, और बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसको एडजस्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी आपका बैच साइज़ जो है वो कितना है। ऑल मेजरमेंट्स को चेक किया जाता है, एक्यूरेटली बनाई जाती है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेशन उसमें हो सके उतनी एक्यूरेटली वो डिस्पेंस किया जाता है। लिक्विड preparations are dispersed by volume, they are prepared by weight as in more accurate no volume temperature studies are required। आमतौर पे आपने ये देखा होगा कि हम लोग लिक्विड को तो ml में लेते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड को ग्राम्स में ले लें तो उस केस में फिर आपको जो वॉल्यूम टेम्परेचर स्टडीज़ हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर स्टडीज़ करने के लिए आपके पास टाइम या आपके पास रिक्वायर्ड डाटा नहीं है, तो इन दैट केस फिर आप लिक्विड को ग्राम्स में लें रादर देन ml में लेने की। अब ये वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है कि जी जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम कम होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से अगर कोई सेंसिटिव मटेरियल है ऐसा जो कि स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा वास्ट चेंज इन टेम्परेचर तो नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन स्लाइट चेंज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है। तो स्लाइट टेम्परेचर चेंजेस और प्रेशर चेंजेस की वजह से अगर वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन आ रही है तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इन दैट केस अगर ऐसा कोई फिनोमेना है और तो आप पहले तो कैलकुलेशन करें कि वॉल्यूम चेंजेस कितनी होंगी मेजर चेंजेस के साथ। अगर आप वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो इन दैट के बजाय वॉल्यूम में लेने के फिर आप ग्राम्स में ले लें, बिकॉज ग्राम्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। कंटेनर शुड नॉट बी वेट इनफ टू डाइल्यूट द प्रोडक्ट। अच्छा, कंटेनर भी जो है वो भी आपका ड्राई होना चाहिए, बिकॉज मैंने वॉश किया था, मैंने आपको बताया था कि वो ड्राई नहीं होगा। उसमें अगर मटेरियल होगा, आपने उसमें और मटेरियल डाला, पानी पहले से था, वो उसको डाइल्यूट कर देगा, तो ये बड़ा ख्याल रखना होता है, ठीक है जी। और इन केस ऑफ अगर आपका मटेरियल एनहाइड्रस है, लिक्विड आप नहीं ले रहे, आप सॉलिड ले रहे हैं, या फ्रीज ड्राइड है, एनहाइड्रस है, तो आपका कंटेनर वेट है जिसमें आप ऐड कर रहे हैं तो भी वो ख़राब हो जाएगा, फिजिकल इंस्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। मिक्सिंग टाइम आपने बहुत ज़रूरी है देखना। आपका प्रोडक्ट बनना था 30 मिनट्स ऑफ मिक्सिंग के ऊपर, आपने 15 मिनट्स में उसको बंद कर दिया तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। कुछ जो चीज़ मिक्स नहीं हुई है वो नीचे बैठ जाएगी, तो सुपर लेटेंट जो होगा लिक्विड उसके अंदर जो आपने ड्रग अगर मिक्स की थी, फॉर एग्जांपल पारेंटल की, तो इन दैट केस फिर जो क्योंकि आधी ड्रग तो नीचे बैठी हुई है तो आधी ड्रग की एफिकेसी आएगी, आधी की नहीं आएगी, तो वो अंडर एफिकेसी या क्या कहते हैं उसको, अंडर पोटेंट आपकी मेडिसिन बनेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पीएच कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एसिड कॉज प्रॉपर पीएच टू बी डिटरमिन्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि पीएच कंट्रोल रखें, और उसके लिए आपको बफर वगैरह अगर ऐड करने हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अंदर ऐड करें। फिर है पैरेंटल डिस्पर्जेंस। अगर आप
पैरेंटल डिस्पर्जन्स बना रहे हैं, तो इन दैट केस मीन्स आप कोलाइड्स बना रहे हैं या इमल्शंस बना रहे हैं या सस्पेंशंस बना रहे हैं। इस केस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जी क्योंकि उसमें डिस्पर्जन वो एक तरह की सस्पेंशन है, तो वो तमाम इश्यूज़ जो सस्पेंशन के अंदर आपको आते थे, जो हमने सस्पेंशन जब पढ़ी थी, वो तमाम इश्यूज़ जो सस्पेंशन के अंदर हमें आते थे, वो तमाम इश्यूज़ जो हैं वो हमारे इस प्रेपरेशन के अंदर भी आएंगे, चाहे ये पैरेंटल के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सस्पेंशन जो है थ्रू आउट दी प्रेपरेशन सस्पेंड रहे और उसी सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर ही वो इंडिविजुअल कंटेनर के अंदर जाए। इसके अलावा प्रोटीनियस सॉल्यूशंस जो हैं वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोटीनियस सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल एंड प्रोसेसिंग सच एज टेम्परेचर, मिक्सिंग टाइम, स्पीड, ऑर्डर ऑफ एडिशन और कंडीशन वगैरह। जो प्रोटीनियस सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं टेम्परेचर चेंजेस के साथ, मिक्सिंग टाइम के साथ, स्पीड के साथ, ऑर्डर ऑफ एडिशन कि आपने कौन सा मटेरियल पहले डालना है, कौन सा मटेरियल बाद में डालना है, वो सारा कुछ जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपके प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं वो सेंसिटिव हैं इन चीज़ों से, तो उसका आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है। ख्याल इस तरह रखना है कि आपने पहले से फार्मूलेशन बनाई हुई है और उस फार्मूलेशन को जो आपने BMR बनाया है उसके अंदर मेंशन किया कि किस टाइम पे क्या चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप उसको फॉलो करें, कोई भी चीज़ पहले ऐड ना करें। अगर मटेरियल सब्सटेंस नंबर 2 है वो 1 की जगह पे ऐड ना करें और 1 को 2 की जगह पे ऐड ना करें, ठीक है, एंड सो। तो इसकी वजह से आपको फिर अल्टीमेटली आपकी प्रेपरेशन जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये था हमारा आपका प्रेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट का पार्ट। इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फिल्ट्रेशन का, कि हमारे पास जो क्लियर सोल्यूशन होता है वो आपने क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो पढ़ा था कि अगर आपके सिस्टम के अंदर जो सॉलिड कंटेंट है वो 1% से कम है और इस किस्म के सोल्यूशन को या इस किस्म के की प्रेपरेशन को आप फ़िल्टर करना चाहते हो ताकि उसमें सॉलिड कंटेंट निकल जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्लैरिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्वांटिटी जो है वो हमेशा 1% से कम होती है जिसको हमने फ़िल्टर करना होता है, तो इसलिए प्रोसेस कहलाता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेस क्लैरिफिकेशन, ठीक है, तो इसको हम लोग कोल्ड स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं। बिकॉज फिल्ट्रेशन यहाँ पे की जाती है पायरोजन को रिमूव करने के लिए, बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए। तो इसको क्योंकि ये एक तरह से हम स्टीराइल कर रहे हैं, तो दिस इज़ बेसिकली स्टेरिलाइजेशन थ्रू फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन, एंड दिस फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टीरिलाइजेशन, ठीक है। 0.2 माइक्रोन के साइज़ का जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो इस केस में रिमूव हो जाता है और हाई डिग्री ऑफ क्लैरिटी हमें मिलती है, हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी मिलती है इस प्रोसेस से। फिल्टर्स आर थॉट टू बी वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो फिल्टर्स यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पज़, फॉर स्टीरिलाइजेशन पर्पज़, उसके 3 पार्ट हैं उस फिल्टर के। पहला पार्ट जो उसके अंदर होता है वो, दूसरा पार्ट जो है वो इंट्रैपमेंट और इम्पैक्शन कहलाता है, और तीसरा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाता है। तो ये 3 पार्ट जो हैं इनको यूज़ करके तो हम लोग अपने लिक्विड को स्टीराइल करते हैं। जहाँ तक सीविंग की बात है तो ये पार्ट जो फ़िल्टर का होता है ये रिटेन करता है पार्टिकल्स को। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं 0.2 माइक्रोन से बड़े, उनको रिटेन करता है। जो इंट्रैपमेंट का पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये पार्टिकल लार्जर इन साइज इंट्रैप्ड लॉज इन दी पैसेज वे ऑन द सरफेस ऑफ द पोर्स। तो अच्छा, ये पीछे एक बात बतानी रहेगी कि ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये तीनों हो सकते हैं और इनकी जगह पे एक कम्बिनेशन ऑफ 3 को भी हो सकता है और कम्बिनेशन ऑफ 2 भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ 1 भी हो सकता है। सिर्फ सीविंग का प्रोसेस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इंट्रैपमेंट के केस में अगर आपको याद हो हमने मेटा फिल्टर्स पढ़े थे, और मेटा फिल्टर जो थे वो इस तरह के कॉनिकल फिल्टर्स थे। ऊपर से चौड़ा था उसका पोर, नीचे से छोटा होता है। तो ऊपर से जो चौड़ा पोर होता है बड़ा पार्टिकल आके यहाँ फंस जाता है और छोटे पार्टिकल फिर ग्रेजुअली नीचे आते 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 फंसते जाते हैं, ठीक है। इसी कहते ये फिल्टर चौक नहीं होता। तो ये इंट्रैपमेंट या इम्पैक्शन का फिनोमेना होता है। थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इसके अंदर हमने हैपा फिल्टर्स के अंदर पढ़ा था, HVAC के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो है अट्रैक्शन या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इसमें ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो पॉजिटिव एब्जॉर्ब कर लेंगे।
तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये भी इस तरीके से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, नोट, प्रोलॉन्ग द स्पीड फोर्स टेंड टू स्वीप पार्टिकल्स इनिशियली हेल्ड बाय एनट्रैपमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस थ्रू पोर्स। अब यहाँ पे बहुत ज़रा ज़रूरी एक चीज़ है कि अगर आप स्पीड ऑफ द फिल्ट्रेशन बढ़ाते हैं तो चांसेस हैं कि आपका फ़िल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से काम ना करे, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये क्यों होता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। जब फोर्स बढ़ती है या मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ती है तो पोर साइज़ डिसलॉज हो जाता है। ये हम पहले फ़िल्ट्रेशन में बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये था हमारे पास फ़िल्ट्रेशन का। फ़िल्ट्रेशन के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सब टाइप, वो मेम्ब्रेन फ़िल्टर है। मेम्ब्रेन फ़िल्टर हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था फ़िल्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा। ये आप लोगों ने ख़ुद इसको एक दो दफ़ा से देख लेना है। जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आ रही है हमारे पास, वो आ रही है बबल पॉइंट टेस्ट। फ़िल्टर की इंटीग्रिटी को अगर आप, क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम केसेस के अंदर हम लोग स्टीलाइजेशन थ्रू फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। हम ऑटोक्लेविंग भी करते हैं, उसको टर्मिनल स्टीलाइजेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा हर प्रोसेस के अंदर बिकॉज वाटर WFI प्रोड्यूस करना है, WFI को जब भी स्टीराइल करना है थ्रू फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा फ़िल्टर जो है वो बार बार चेंज हो और हमें ये पता लगे कि हमारा फ़िल्टर की इंटीग्रिटी बरकरार है या नहीं है। तो फ़िल्टर की इंटीग्रिटी बरकरार रखने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ टेस्ट बताए थे। बबल पॉइंट टेस्ट था उसके अंदर एक, अगर आपको याद हो। यही बबल पॉइंट टेस्ट यहाँ पे भी आ गया है। तो एज़ इट इज़ आपने सेम जो आपने पहले पढ़ा था वही मैंने वहाँ पर भी रेमिंगटन का सहारा लिया था आपके नोट्स के अंदर। तो यहाँ पर भी रेमिंगटन का ही सहारा, रेमिंगटन की बात ही यहाँ पे दी गई है। तो इसके अंदर जो आपके पास बबल पॉइंट टेस्ट है ये मैं आपको अगेन जो है नहीं करवा रहा, ये आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसके बाद जो सेकंड टेस्ट है वो डिफ्यूजन या फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट है, ये भी आप लोगों ने पहले जो है वो परफॉर्म किया था। तो जो थर्ड टेस्ट है जो कि नया है यहाँ पे, वो है प्रेशर होल्ड टेस्ट। तो 3 टेस्ट है, बबल पॉइंट टेस्ट है नंबर 1, नंबर 2 डिफ्यूजन और फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट है, और नंबर 3 जो है वो प्रेशर होल्ड टेस्ट है। लीकेज पता चलता है जी बेटा, अभी वो हम पढ़ने लगे हैं। ये तीनों मेथड्स हैं जिनसे हमें फिल्ट्रेशन की लीकेज का पता लगता है, ठीक है। 2 मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा मेथड आपको मैं करवा रहा हूँ। तो जो प्रेशर होल्ड टेस्ट है, these tests are performed to detect pressure pores or other opening through the membrane. The test is performed by gradually increasing the air pressure on the upstream side of the water wet filter. The bubble point test keep rising the pressure until the obtain where the air bubble first appear. तो ये वही बात है हमारे पास कि जो प्रेशर होल्ड टेस्ट है, आप अगेंस्ट द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर आप प्रेशर देते हो, और जैसे ही आपको दूसरी साइड पे बबल मिलते हैं आप देखते हो कि ये इसका प्रेशर होल्ड टेस्ट था। नतीजा क्या कहते हैं, अगर 2 माइक्रोमीटर फ़िल्टर के थ्रू कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं तो फिर इसकी साइड बाय साइड क्यों करते हैं, सीधे 0.1 फिल्ट्रेशन क्यों नहीं यूज़ करते। बेटा 0.2 माइक्रोन फ़िल्टर ही यूज़ किया जाता है, इससे कम फ़िल्टर हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज इससे छोटा फ़िल्टर अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें से बिल्कुल मटेरियल पास नहीं करेगा और वो बहुत स्लो हो जाएगा। अगर आप स्पीड बढ़ानी हो, हमें स्पीड को भी सामने रखना है ना, हमें देखना है कि हम कितने टाइम में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, हमें आगे प्रोडक्ट को सेल करना है। तो जितनी जल्दी हम अपना प्रोडक्ट फ़िल्टर करेंगे वो उतनी जल्दी आगे पैक होगा, तो इससे कम हम नहीं जाते, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इसको चोक होने से बचाने के लिए कि एक तरफ हम पहले 0.3 माइक्रोन का फ़िल्टर लगा देते हैं, वो बड़े पार्टिकल को रोक लेता है, और इसके आगे 0.2 का लगा देते हैं, ठीक है। इससे छोटे पे हम लोग नहीं यूज़ करते, हम नहीं जा सकते। और जहाँ तक बात है बैक्टीरिया हमने निकालना होता है इसके अंदर से, तो बैक्टीरिया जो है वो सारे बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोन से बड़े ही होते हैं, वो निकल जाते हैं, इसलिए भी ज़रूरत नहीं होता कि हम 0.1 की तरफ जाएँ, ठीक है जी। तो यही आपका आमतौर पे 0.2 माइक्रोमीटर का सेलोज एस्टर फिल्टर जो है वो इसमें यूज़ करते हैं बबल पॉइंट टेस्ट के अंदर 0.2 माइक्रोन का, और 50 psi प्रेशर दिया जाता है, और आ डिफ्यूजन फ्लो रेटिंग नो ग्रेटर दैन 13 ml पर मिनट। 50 psi प्रेशर देंगे, या अगर डिफ्यूजन फ्लो है तो उस केस में 13 ml पर मिनट का प्रेशर देंगे। आपकी इतना प्रेशर हो, दोनों चीज़ें पहले आ जाएँ, या 50 psi पहले आ जाए या 13 ml पर मिनट पहले आ जाए। जो पहले आ जाए उसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं। पहले से मुराद ये कि अगर 50 प्रेशर पे आप 50 तक पहुँच गए हो, लेकिन मटेरियल जो है वो 13 ml पर मिनट नहीं आ रहा, तो 50 से आगे नहीं जाना। आपके मटेरियल 13 ml पर मिनट होगा तो हम लोग रुकेंगे प्रेशर देने से, नहीं, वरना वो फ़िल्टर जो है वो फट जाएगा। या आपने प्रेशर 40 तक पहुंचाया अभी, लेकिन 13 ml पर मिनट आपका प्रेशर आ गया है, तो अभी इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेस लाइन है हमारे पास।
इन टेस्ट को चेक करने के लिए कि हमारी फ़िल्टर की इंटीग्रिटी बरकरार है या नहीं है। अभी न्यू एविडेंस जो है, जो अभी मैं पहले ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मैं करता हूँ। खतीजा का जो क्वेश्चन था कि 0.2 माइक्रोन की जगह 0.1 हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते, तो अब न्यू एविडेंस जो है उसके अंदर ये हुआ है हमारे पास कि हमने 0.1 माइक्रोन का फ़िल्टर यूज़ किया है। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास हम अकेला 0.1 माइक्रोन का फ़िल्टर यूज़ नहीं कर सकते। इशू क्या है? इशू वही है कि वहाँ पे स्पीड जो है आपके मटेरियल की जो वो कम हो जाती है, ठीक है, फिलिंग रेट कम हो जाता है, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। तो इसलिए फिर ये किया गया है कि पहले हम 0.3 और 0.2 यूज़ करते थे, अब 0.2 और 0.1 यूज़ कर लेते हैं कि पहले 0.2 लगाया वो बड़े मटेरियल को रोक लेगा, बड़े पार्टिकल को रोक लेगा, और फिर 0.1 लगा दिया वो छोटे को भी रोक लेगा। तो नतीजा आपकी बात का जवाब जो है वो यहाँ पे आपको मिल गया। तो साइड बाय साइड 0.1 का फिर 0.2 का फ़िल्टर लगा के तो हम फिल्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो जी ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट था इस चैप्टर का, पाइपरेशन ऑफ पैरेंटल का, वो भी कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन सोचें, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे है कि इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, जस्ट वेट बेटा। जी तो ये अब हमारे पास चैप्टर का लास्ट पार्ट है फिलिंग का, वो हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ये चैप्टर हमारा तब कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपके साथ नोट्स जो है वो शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग उनको पढ़ लें, और ताकि नेक्स्ट चैप्टर से पहले आपके पास कुछ नो हाउ हो कि हमने करना क्या है। अच्छा, सेकंड बात ये है कि आपके साथ अभी तक मैं 4 प्रैक्टिकल शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अभी लेटली मैंने आपके साथ जो है एक नया प्रैक्टिकल ट्रांसडर्मल का जो है वो शेयर किया है। ट्रांसडर्मल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो आप पढ़ चुके हैं अपने सेकंड ईयर के अंदर, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस के अंदर। तो आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि बच्चों ये पूछ रहे हैं कि हमें उसमें क्या करना है। आपने फ़िलहाल इसको सिर्फ जो है वो जो प्रैक्टिकल लिखा हुआ मैंने आपको भेजा है, इसको आपने गो थ्रू करना है, इसको आपने पढ़ना है। और इससे रिलेटेड एंटीबायोटिक के जो पैचेज अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, जो रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, वो एक रिसर्च आर्टिकल आप लोगों ने प्रॉपर डाउनलोड करना है, ठीक है। और सॉल्वेंट एवेपोरेशन मेथड के से वो बना हुआ हो, ठीक है। और उससे अगर आप इसमें अगर मैं आपको एक बता भी देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो ये है इसका टाइटल, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। फॉर्मुलेशन एंड एवेलुएशन ऑफ एंटीबायोटिक ट्रांसडर्मल पैच प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेंट एवेपोरेशन मेथड। तो ये रिसर्च आर्टिकल है, ये आपको इस तरह के रिसर्च आर्टिकल मिल जाएंगे। ये आर्टिकल आप लोगों ने एक हर बच्चे ने जो है उसको डाउनलोड करना है और इसको गो थ्रू करना है, और इसमें से आपने अपना प्रैक्टिकल जो है वो डिवाइस करना है। इंग्रेडिएंट्स वैसे आपको डिवाइस प्रैक्टिकल मैंने भेज दिया है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपरली पढ़ें और आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें हमने इन प्रैक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल करनी है। जैसे ही इंशाल्लाह हम वापस आएंगे तो मैं आपको ये हम लोग प्रेपरेशन भी जो है वो इसकी परफॉर्म सॉरी जी, छींक आ गई थी, ठीक है जी। तो ये है आपके प्रैक्टिकल के बारे में। तो 4 प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने 7 आपने पहले परफॉर्म किए थे, 4 आप ये और लिख लेंगे तो आपके 11 प्रैक्टिकल्स जो हैं ये हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला टिल 5th में या जो फर्स्ट वीक ऑफ मई है, ये आपको 14-15 प्रैक्टिकल तक इंशाल्लाह मैं ले जाऊंगा। और आपका कोर्स भी अभी इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और ये सॉरी एक चैप्टर का लास्ट पार्ट रह गया। जैसे ही ये कंप्लीट होगा इस वीक में ये चैप्टर इंशाल्लाह, कल हमारा इस वीक का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट वीक तक होप सो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के मिड 2 दिन लेक्चर लगेंगे, नेक्स्ट वीक तक जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, आपने हाय बोलना है, हाय बोलना है, हाय।
हाय बोले। हाय पूछें क्या हाल है आपका? सबका पूछें, सबका क्या हाल है? बाय बाय कर दें। चलो जाओ, जाओ बेटा। साइकिल मामा से को, मामा बिठाती है साइकिल पे आप। जी। अरसलबान सर्जरी शूट। हमारा बेटा ये क्या है चल रहा है इधर? ठीक है जी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेक्चर तक आपसे हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं। और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मौका, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ऑनलाइन मेरे से पूछ सकते हैं। उसामा बेटा आप नशाई इसको अपलोड कर दें और लिंक मुझे भेज दें ताकि मैं इसको भी साथ साथ अपलोड कर दूं आपके CTS के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। और जो उसको कन्वर्ट करते हैं वो कन्वर्ट कर दें, इसको कन्वर्ट करके इसको को उमैर कन्वर्ट कर रहे थे इस वीडियो को शायद। तो उमैर आपके पास सारा बैकअप डाटा होना चाहिए फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर जो आज चल रहा है 14 15 जो भी है, वहाँ तक आप इसको लेके आपके पास डाटा आप रखें 100 MB जो आप कन्वर्ट करते हैं, ताकि कल को हमारे पास रिकॉर्ड रहे इन वीडियोस का। ठीक है जी, जो आप ग्रुप में भी भेजते रहते हैं, या कोई और CRGS जो हैं वो इसका अपने अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में इनको आप सेव रखें लेक्चर को शॉर्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि वैसे तो 1 GB की वीडियो बनती है, वो पॉसिबल नहीं है। जो व्हाट्सएप का डाटा आपके पास आता है 100 MB का, 90 MB का, वो अपने पास सेव रखें, रिकॉर्ड रखें, ताकि कल को हमें प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।